बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की क्लास में हम लोग जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और आप सब जानते हैं ये बात आपसे बार बार हो चुकी है। व्हाट इज कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? याद है किसी को? नंबर 1, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिस तरतीब से मैं लिख रहा हूँ उस तरतीब से प्रेजेंट की जाती हैं। जो इनकी रिपोर्ट्स बनती है, रिपोर्ट्स में इसी तरतीब से वो बनाकर दिखाई जाती है। फ्रंट पे SOFPO। नंबर 2, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। नंबर 3, statement of changes in equity. Number 4, statement of cash flows. And number 5, notes to the accounts. ठीक है जनाब, तो ये 5 हम कहते हैं, ये क्या कहलाते हैं? कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जो भी रिपोर्ट्स बनती हैं कंपनीज की, उसके अंदर ये 5 चीजें जो हैं मौजूद होती हैं। 2 चीजें बनाना आप सीख चुके हैं इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में इशू ऑफ शेयर्स और डिविडेंड्स के हवाले से कोई एडजस्टमेंट्स आपने नहीं सीखी। ऐसा ही है बेटा। तो इसलिए फाइनल अकाउंट्स के अंदर स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी और स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज की तरफ जाने से पहले आपको थोड़ा सा फाइनल अकाउंट रिवाइज करने की जरूरत है, और ताकि आप कुछ एडजस्टमेंट सीख सकें। यस और नो मेरा बेटा, बताइए। तो ये मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ कि देखें, अगर हम ये, वैसे तो एग्जामिनर एसओसीए और एसओएफपी नहीं पूछ रहा है इसके अंदर, वो सिंगल एंट्री की शक्ल में पूछ ली तो पूछ ली ना, लेकिन जो चीजें आपको सीखनी है, इंपॉर्टेंट है, वो आप जरा देख लें तमाम चीजों। सही है जनाब ना? तो ये आपके सामने एक बुनियादी बात रख दी। आइए जरा थोड़ा सा आगे चलते हैं मजीद। अब देखें, एक चीज बड़ी समझने वाली है, वो क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इक्विटी। किसी भी कंपनी की इक्विटी को हम, बाकी एसेट सब कुछ आपने पढ़ा हुआ है। देखिए, इंडिविजुअल वाले केस में इक्विटी क्या थी? कैपिटल हुआ करता था, उसके अंदर आप प्रॉफिट ऐड किया करते थे, ड्रॉइंग्स लेस कर दिया करते थे। लेकिन कंपनी वाला मामला थोड़ा मुख्तलिफ है। हाँ जी, कंपनी की इक्विटी को हम कितने हिस्सों में तोड़ते हैं बताइए? बोलिए बेटा, किसी को पता है? किसी को पता है कंपनी की इक्विटी को हम कितने हिस्सों में तोड़ते हैं? एक हिस्सा कहलाता है
शेयर कैपिटल। ठीक है जी। दूसरा हिस्सा कहलाता है क्या बेटा? रिजर्व्स। नो बेटा, रिटेन अर्निंग इज पार्ट ऑफ रिजर्व्स बुनियादी बातें। अगर कंपनी लॉ पढ़ा हो तो इन चीजों के बारे में अच्छा आइडिया होना चाहिए। कंपनी के रिजर्व्स, जवाब दीजिएगा। अच्छा जी। शेयर कैपिटल जो है वो को हम दो हिस्सों में तोड़ते हैं। ठीक है जी, शेयर कैपिटल को हम दो हिस्सों में तोड़ते हैं। वो दो हिस्से कौन से हैं बेटा? ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। ठीक है जी। एंड व्हाट? इशूड, सब्सक्राइब्ड, एंड व्हाट? पेड अप कैपिटल। ऐसे ही है बेटा। ठीक है जी। तो जो ऑथराइज्ड कैपिटल है वो क्या है, उसको हम क्या बोलते हैं? कि ये कंपनी का क्या है? रजिस्टर्ड कैपिटल है। कि कंपनी ने अपने कितने नंबर ऑफ शेयर्स रजिस्टर्ड करवाए हुए हैं, कि मैक्सिमम एक कंपनी कितने नंबर ऑफ शेयर इशू कर सकती है और उसके जरिए कैपिटल जनरेट कर सकती है। तो ऑथराइज शेयर कैपिटल को हम रजिस्टर्ड कैपिटल बोलते हैं। इसकी बुक्स में कोई प्रेजेंटेशन नहीं है, इसको हम बोलते हैं ओनली डिस्क्लोज्ड। हम शेयर होल्डर्स को इन्फॉर्मेशन देते हैं कि भाई अगर एक कंपनी जो है वो फॉर एग्जांपल 5 मिलियन शेयर्स पर रजिस्टर्ड है, तो सवाल ये है कि अगर उसने अब तक 5 मिलियन में से 3 मिलियन जो है वो शेयर इशू कर दिए हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी का अब तक 60% कैपिटल जो है वो इशू हो चुका है। मतलब कंपनी अपने रजिस्टर्ड कैपिटल में से 60% शेयर इशू कर चुकी है। तो अब वो मजीद कितने शेयर इशू कर सकती है, इस बात का आइडिया हो जाता है किसको? शेयर होल्डर्स को या स्टेक होल्डर्स को। ठीक है जी। तो ओनली डिस्क्लोज्ड कि हमारी कंपनी का रजिस्टर्ड कैपिटल क्या है, इसको डिस्क्लोज किया जाता है, खाली इन्फॉर्म किया जाता है कंपनी यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। इसकी कोई एंट्री नहीं है, क्योंकि एंट्री तो जब बनेगी जब आप शेयर इशू करेंगे और उसके बदले पैसा आपकी जेब में आएगा। ठीक है जी। ये पेड अप कैपिटल है, जिसके अगेंस्ट लोगों से आपने पैसे वसूल किए हैं। ठीक है जी। पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर शो किया जाता है। ठीक है जी। फिर आप जानते हैं कि शेयर्स जो हैं वो राइट्स के हिसाब से दो किस्म के हैं, ऑर्डिनरी और प्रेफरेंस शेयर। उनकी बात हम करते रहेंगे। हम यहाँ पर मजीद बात कर लेते हैं किस चीज की? रिजर्व्स की।
ठीक है बेटा। रिजर्व्स का मतलब क्या है कि जो आपकी इक्विटी में ग्रोथ आती है, जो आपके शेयर कैपिटल के क्या है अलावा है, उसमें बिजनेस के प्रॉफिट शामिल है, रिटेन अर्निंग्स शामिल हैं, शेयर की जो फेस वैल्यू उससे अबव जो रकम आपने वसूल की है शेयर प्रीमियम शामिल है। इस तरह की तमाम चीजें रिजर्व्स में आती हैं। रिजर्व इज अ पार्ट ऑफ इक्विटी। हम रिजर्व को कैपिटल से अलग करके दिखाते हैं, यानी कि हम कंपनी वाले केस में फिक्स कैपिटल वाला कॉन्सेप्ट क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। ये सारी बातें आपको याद होंगी। यस और बताइए। तो अब अगर हम बात करते हैं किस चीज की, रिजर्व्स, तो रिजर्व्स की दो टाइप्स। एक कहलाएगा कैपिटल रिजर्व और एक कहलाएगा हमारे पास क्या, रेवेन्यू रिजर्व। तो ये बुनियादी तौर पे रिजर्व को दो हिस्सों में क्यों तोड़ा गया कि दोनों में थोड़ा सा फर्क है। फर्क क्या है, मतलब अवेलेबिलिटी का फर्क है। देखें, रिजर्व्स आसान लफ्जों में एक तरह से क्या है, कंपनी की सेविंग्स है कि कंपनी के पास कितना पैसा इजाफी रखा हुआ है जो उसने बनाया है, एक तरीके से। ठीक है जी। अब जाहिर सी बात है वो रिटेन, मतलब वो जो प्रॉफिट्स हैं उस पर नजर है, किसकी नजर है, शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर क्या एक्सपेक्ट करेंगे, भाई कंपनी जो भी प्रॉफिट कमाए वो हमें दे दे, ऐसा ही ना। क्या कहेंगे आप, शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन तो ये होगी कि ज्यादा में ज्यादा डिविडेंड हमें मिले। लेकिन अगर सारा डिविडेंड जो है वो, अगर सारा प्रॉफिट जो है वो बतौर डिविडेंड शेयर होल्डर को मिल जाएगा तो कंपनी जो पैसा बना रही है उससे वो खुद मजीद ग्रो कैसे करेगी। तो अब बुनियादी तौर पे क्या किया गया, बुनियादी तौर पे रिजर्व्स को दो हिस्सों में तोड़ दिया गया। अब वो दो हिस्से आपके सामने में रखता हूँ, कैसे जनाब, देखिएगा अच्छी तरीके से गौर से। ठीक है, कैपिटल रिजर्व्स है ना, ये हम उनको बोलते हैं भाई नॉट अवेलेबल फॉर कैश डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। वो रिजर्व्स जिनमें से कैश डिविडेंड पे करना क्या होगा, मना होगा, ऐसे रिजर्व्स क्या कहलाएंगे, कैपिटल रिजर्व्स। नॉट अवेलेबल फॉर कैश डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है जी। तो हमने रिजर्व का एक हिस्सा मखसूस कर लिया जिसमें से हमने कुछ भी क्या करना है, खर्च नहीं करना है, मतलब हमने उनको किसी बड़े काम के लिए रख लिया है। प्रैक्टिकली अगर देखें तो भाई आप भी अपनी जिंदगी में ऐसा करते हैं, आप अपनी इनकम सारी खर्च नहीं करते, कुछ हिस्सा आप सेव करते हैं, उसमें से आप अपने खर्चे नहीं निकालते, खर्चे आप उस पोर्शन में से निकालते हैं जो जो आपका क्या है, आपकी इनकम का वो हिस्सा जिससे आप अपने मंथली या डेली खर्चे करना चाहते हैं। और जो पोर्शन आपका सेव हो गया, आप चाहते हैं वो सेव रहे, उससे आप कोई बड़ा काम करना चाहते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता, गाड़ी खरीदना चाहते हैं, हज करना चाहते हैं, उम्रा करना चाहते हैं, कोई घर बनाना चाहते हैं। तो इस तरह कंपनी भी अपने प्रॉफिट्स का एक हिस्सा अलग कर लेती है जिससे वो कोई बड़ा काम करना चाहती है। कुछ समझ पा रहे हैं मेरी बात? यानी वो शेयर होल्डर्स को ये कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं कि भाई ये प्रॉफिट का जो ये हिस्सा है ना, इस पे अपनी नजर मत रखना, ये हमने अलग कर दिया, ये किसी और मकसद के लिए रखा हुआ है। चले, इसको हम क्या बोलेंगे, अवेलेबल फॉर कैश डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये रिजर्व्स मतलब यानी प्रॉफिट का वो हिस्सा है, या ये कंपनी की जो प्रॉफिट सेव हुए हैं उनका वो हिस्सा है जो कि अवेलेबल है कैश डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब इसमें से कैश डिविडेंड क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है।
नाम या एग्जाम्पल्स क्या होंगी? सबसे पहले जो है वो क्या है? शेयर प्रीमियम। शेयर प्रीमियम इज व्हाट? कैपिटल रिजर्व। उसके बाद जनाब रीवैल्यूएशन सरप्लस, ये भी कैपिटल रिजर्व। उसके बाद रिजर्व फॉर एसेट, ठीक है। कंटिजेंसी रिजर्व, ठीक है जनाब। ये सारे रिजर्व जिनको नाम दिए हमने यहाँ पर, ये सारे के सारे क्या हैं? कैपिटल रिजर्व है। अब रिजर्व फॉर एसेट से मतलब क्या है? रिजर्व फॉर एसेट से मतलब ये है कि भाई आपने अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा अलग कर दिया। आपने बोला इतना प्रॉफिट, जो कि इक्विटी में प्रॉफिट कहलाता है, लेकिन उतने ही रिसोर्सेज हमारे पास कैश फॉर्म में अवेलेबल हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये रिसोर्सेज हम आपसे शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि हमने इतना पैसा जो है वो रख दिया है नई फैक्ट्री बनाने के लिए, नया प्लांट खरीदने के लिए, सोन। तो ये कहलाएगा रिजर्व फॉर एसेट। मतलब प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा अलग कर लेना, ताकि शेयर होल्डर्स को एक कम्युनिकेट किया सके भाई इतना पैसा हम आपको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे, इसलिए कि हमने उस रिजर्व खरीदा, उससे हमने एसेट परचेज करना है। मतलब आप रीजनिंग कर रहे हैं, ये एक तरह की कम्युनिकेशन है। कंटिजेंसी मतलब आपने बोला कुछ पैसा बुरे हालात के लिए संभाल के रख लो, इस तरीके से मतलब यानी कि आपके सामने चीजें फॉलो कर जाती हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर जो एग्जाम्पल हम कवर कर लें, ठीक है जी। तो एग्जाम्पल जो फॉल करती है रेवेन्यू रिजर्व में, वो एग्जाम्पल क्या है? रिटेन्ड अर्निंग्स। अब रिटेनिंग के बहुत सारे नाम है। अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट बोलते हैं इसको आप, ठीक है। अनएप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट बोलते हैं इसको आप, ठीक है जी। तो सारे नाम दिए जाते हैं इसको। उसके बाद एक रिजर्व है, उसको हम बोलते हैं जर्नल रिजर्व। तो बेटा स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको ये सारी तमीज होनी चाहिए, क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी जो है वो इक्विटी प्रेजेंट करती है। उसमें एक तरफ आपको शेयर कैपिटल दिखाना होता है, दूसरी तरफ आपको साथ में रिजर्व दिखाने होता है। रिजर्व को दो हिस्सों में तोड़ के दिखाना होता है, कैपिटल और रेवेन्यू रिजर्व। प्रॉफिट कहाँ ऐड होगा कंपनी का? कैपिटल में ऐड होगा या रिटेन अर्निंग्स में ऐड होगा? जवाब दें। प्रॉफिट जो हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट से निकाल के ट्रांसफर करते हैं ताकि हम उसको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में दिखा सकें, वो कहाँ जाएगा? रिटेन्ड अर्निंग में जाएगा। कैपिटल में थोड़ी ऐड होगा। कैपिटल तो बेटा कंपनी का फिक्स है। कैपिटल सिर्फ और सिर्फ बढ़ेगा कब? जब कैपिटल इशू होगा, हमजा बेटा। तो फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल वाला कॉन्सेप्ट याद है या भूल चुके हैं बेटा? फिक्स कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल वाला कॉन्सेप्ट याद है या भूल चुके हैं? बराबर। तो और डिविडेंड, डिविडेंड कौन सा डिविडेंड? कैश डिविडेंड। तो जो ड्राइंग होती थी वो ड्राइंग वहीं से लेस हुआ करती थी जहां प्रॉफिट हुआ करता था। मतलब इंडिविजुअल के क्वेश्चन में ड्राइंग कैपिटल से लेस हुआ करती थी, पार्टनरशिप के क्वेश्चन में ड्राइंग करंट अकाउंट से लेस हुआ करती थी। तो जहां प्रॉफिट वहां ड्राइंग। जैसे कंपनी में ड्राइंग नहीं है, डिविडेंड है, तो डिविडेंड जब आप पे करेंगे तो डिविडेंड का इम्पैक्ट कहाँ जाना चाहिए? जहां प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट कहां पर? रिटेन्ड अर्निंग्स। तो रिटेन अर्निंग में मूवमेंट हो रही है। क्या मूवमेंट हो रही है भाई? और रिटेन अर्निंग में प्रॉफिट की वजह से क्या हो रहा है? इजाफा हो रहा है। और रिटेन अर्निंग में ड्राइंग करने की वजह से क्या आ रही है? कमी आ रही है। सॉरी ड्राइंग बोल रहा हूँ, डिविडेंड पे करने की वजह से क्या आ रही है? कमी आ रही है।
यस और नो बोलिए। और हो सकता है कि कोई रिटेन अर्निंग में से आप कोई कैपिटल रिजर्व क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। तो ये सारी बातें इंशाल्लाह कवर होनी है और ये आपको परफॉर्म करके दिखानी है। लेकिन एक आपको आइडिया जनरेट हो जाए बेटा कि बेटा सबसे पहले इक्विटी, तो जो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी है उसमें हम मैक्सिमम यही तमाम चीजें दिखा रहे होंगे। शेयर कैपिटल दिखा रहे होंगे, ठीक है बेटा। फिर रिजर्व दिखा रहे होंगे, रिजर्व कैपिटल भी दिखा रहे होंगे और रेवेन्यू रिजर्व भी दिखा रहे होंगे। याद रहेगी सारी बातें। प्रॉफिट जो आएगा उसको हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, रिटेन अर्निंग। कैश डिविडेंड जब पे होगा उसको हम कहाँ से लेस करेंगे, रिटेन अर्निंग में से। इन तमाम बातों को अच्छी तरह दिमाग में फिट कर, मुझे उम्मीद है आप ये सारी बातें याद रखेंगे, ठीक है जी। आगे बढ़ो। अब आप जानते हैं शेयर्स की बुनियादी तौर पे दो टाइप्स हैं। ऑर्डिनरी शेयर्स एंड व्हाट प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है बेटा। तो बुनियादी तौर पे फर्क क्या, सब जानते हैं, राइट्स का फर्क है ना। जवाब दें। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या मिलेगा, प्रेफरेंस एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। जब भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा तो पहले बारी या पहले लाइन में कौन लगे होंगे बेटा, प्रेफरेंस शेयर्स वाले। प्रेफरेंस एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन। अगर कंपनी लिक्विडेट होती है तो लायबिलिटीज पे ऑफ करने के बाद जो बचेगा उसमें सबसे पहला हिस्सा किसको मिलेगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। ठीक है जी। नो प्रेफरेंस एट द टाइम ऑफ डिविडेंड इन केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन या इन केस ऑफ लिक्विडेशन they always
कम लास्ट। ठीक है जी। लिक्विडेशन के वक्त जो हमेशा इनकी बारी कब आएगी, आखिर में आएगी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद नंबर 3, वोटिंग राइट। यहाँ पर क्या है, नो वोटिंग राइट। कंट्रोल द डिसीजन मेकिंग पावर। कंट्रोल इज नॉट डिफाइंड। ठीक है जी। ऑलवेज रिकग्नाइज एज इक्विटी। recognized as liability और इक्विटी। ठीक है जी। irredeemable, redeemable और irredeemable। ठीक है जी। ये बुनियादी आपके सामने क्या कर दी है, बात रख दी है बेटा कि जाहिर सी बात है ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को कोई तरजीह नहीं मिलती डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के वक्त, लिक्विडेशन के वक्त भी उनको उनकी बारी सबसे आखिर में आती है। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या, उनके पास वोटिंग राइट है। ठीक है। और उसके बाद क्या, कंट्रोल है, जिससे वो किसी भी कंपनी की डिसीजन मेकिंग को कंट्रोल करते हैं। डायरेक्टर्स की इलेक्शन जो है वो उनके हाथ में है, तो वोटिंग राइट। इक्विटी शेयर क्या कहते हैं, ऑर्डिनरी शेयर हमेशा इक्विटी कहलाते हैं। दे आर नॉट कंसीडर्ड एज लायबिलिटी। हाउएवर जो आप जानते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर है वो लायबिलिटी के तौर पर भी रिकग्नाइज हो सकते हैं, लेकिन इक्विटी भी हो सकते हैं। क्या कहते हैं, ऑर्डिनरी शेयर्स जो हैं वो इररिडीमेबल होते हैं, नाकाबिले वापसी होते हैं। मतलब कंपनी ने एक बार शेयर इशू कर दिया तो अब आप कंपनी को शेयर वापस देकर अपना पैसा वापस नहीं ले सकते हो। आप ये शेयर किसी और को बेचकर अपने पैसे रिकवर कर लो, ऐसा ही है। हाँ, कंपनी से पैसा आपको एक ही सूरत में वापस मिलेगा अगर कंपनी लिक्विडेट हो जाती है तो। अदरवाइज एक चलती हुई कंपनी कभी भी आपको आपसे शेयर वापस नहीं खरीदेगी। ऑर्डिनरी शेयर जो होता है वो इररिडीमेबल होता है, और जो प्रेफरेंस शेयर है उसकी दोनों टाइप्स हैं, वो रिडीमेबल भी होता है और इररिडीमेबल भी होता है। ठीक है। रिडीमेबल का मतलब क्या है, कंपनी ने अगर प्रेफरेंस शेयर इशू किया है तो वो आपसे एक पॉइंट पे आके शेयर वापस लेकर आपको आपके पैसे वापस कर दे। ठीक, इसको रिडीमेबल कहते हैं, छुटकारा हासिल करना। तो जिसने शेयर इशू किया अगर वही शेयर वापस खरीद ले और आपको आपके पैसे वापस कर दे तो ऐसे शेयर्स को हम रिडीमेबल बोलेंगे। लेकिन अगर शेयर एक बार इशू हो गया, अब उस वक्त तक जो है कंपनी से तो आपको पैसे वापस नहीं मिलने जब तक कि कंपनी लिक्विडेट ना हो जाए। तो आपका काम ये है कि आप क्या करें, वो शेयर्स किसी और को आगे बेच दें। जो स्टॉक एक्सचेंज है वो आप जानते हैं वो एक सेकेंडरी मार्केट है, वो प्राइमरी मार्केट नहीं है। वहां पर ऑलरेडी इशूड शेयर्स का कारोबार होता है।
यस और ऐसा ही है बेटा। बताइए सब क्या कहते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आपके सामने आ गए। चलें आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा फर्दर समझने चीजों को। वो क्या है बेटा, उसको हम बोलेंगे टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ प्रेफरेंशियल्स। ठीक है जी। प्रेफरेंशियल्स की टाइप्स क्या है? तो हम बोलेंगे विद रिस्पेक्ट टू बेटा। इंटरम डिविडेंड किधर से आ गया बेटा? डिविडेंड के ऊपर बहस शुरू हुई नहीं अभी, तुम इंटरम डिविडेंड ला रहे हो बेटा। हाँ बेटा, कहाँ से ला रहे हो? विद रिस्पेक्ट टू डिविडेंड। ठीक है जी। तो विद रिस्पेक्ट टू डिविडेंड क्या है? वही बात, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, या क्या होंगे, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है जी। और यहाँ पर कमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, और उसके बाद नॉन नॉन कमुलेटिव
प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है जी। अच्छा, उसका मतलब क्या, रिडीमेबल का मतलब क्या हुआ, काबिले वापसी। तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स जो हैं बेटा, उनका मामला ऐसा है, इसको आप लिख लो बस, खाली आपको आइडिया हो जाएगा। काबिले वापसी, ना काबिले वापसी। इनिशियल इशू हो गया तो इस शेयर से छुटकारा हासिल करने का एक ही रास्ता है कि इसको किसी और को बेच दो। कंपनी को वापस देकर अपना पैसा वापस नहीं ले सकते। ठीक है जी। अच्छा, अब अगर बात करें किस चीज की, कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स की, इसका ताल्लुक डिविडेंड के राइट्स से। तो हम यहाँ बोलते हैं जनाब, क्या बोलते हैं यहाँ पर हम लोग, हम ये बोलते हैं राइट राइट टू डिविडेंड कैन नॉट बी वेव्ड। ठीक है जी। और यहाँ पर क्या है, राइट टू डिविडेंड कैन बी वेव्ड। ठीक है, यानी कि जो कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर होता है ना, अगर मिसाल के तौर पे कंपनी के पास उनको देने के लिए एक साल में प्रॉफिट इतना नहीं है, सब डिविडेंड दे सके, तो उनका डिविडेंड जो है वो अगले साल क्या होगा, कैरी फॉरवर्ड होगा, मतलब वो डिविडेंड कंपनी के ऊपर लायबिलिटी बन जाएगा। तो प्रेफरेंस शेयर, कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर के ऊपर डिविडेंड पे करना जरूरी है, एक तरह की ऑब्लिगेशन है, और ये ऑब्लिगेशन लीगली एग्जिस्ट करती है। इस चीज को समझना जरूरी है। तो अगर कंपनी के पास अगर अगर प्रॉफिट ना हो तब भी वो डिविडेंड पे भले ना हो, कंपनी उस डिविडेंड के को क्या करेगी, लायबिलिटी के तौर पर रिकॉग्नाइज करेगी। मतलब समझने एक तरह से जो जो अमाउंट आपने रिसीव किया है शेयर होल्डर से, वो एक तरह का लोन है और उस पर एक फिक्स अमाउंट इंटरेस्ट की तरह आपने पे करना है। ठीक है जी। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट याद हो, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, ट्रांजैक्शन की रियल फॉर्म, इकोनॉमिक फॉर्म को देखो, कमर्शियल फॉर्म को देखो, ट्रांजैक्शन के लीगल फॉर्म को ना देखो। ऐसा ही ना, जब भी लीगल फॉर्म और कमर्शियल सब्सटेंस में या इकोनॉमिक सब्सटेंस में आपको कॉन्फ्लिक्ट दिखाई दे तो हमेशा आपने तरजीह देनी है किसको, कमर्शियल फॉर्म को। ट्रांजैक्शन को इकोनॉमिक रियलिटी के हिसाब से रिकॉर्ड करो, इकोनॉमिक रियलिटी। भाई जवाब दें आप सब लोग, रिस्पॉन्स करें। तो इसलिए अब ये है कि आपके सामने के जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होता है ना, वो उस पर एक तो ये है कि वो जो अमाउंट आपको शेयर होल्डर ने दिया है वो वापस भी करना है, फिर उस पर आपको इंटरेस्ट भी देना है, और इंटरेस्ट आपने इंटरेस्ट सॉरी बोल रहा हूँ, डिविडेंड भी देना है, और वो डिविडेंड आपने लाजमी देना है। तो हम ये बोलते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स की जो कमर्शियल फॉर्म है ना, वो कमर्शियल फॉर्म ये है कि वो असल में कहने को तो वो शेयर्स हैं, इक्विटी है, लीगली वो इक्विटी है, लेकिन कमर्शियली या इकोनॉमिक रियलिटी उसकी है कि वो एक तरह का लोन है।
तो जब भी आपको कहीं भी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर दिखाई दें तो आप उनको इक्विटी सेक्शन में नहीं लिखेंगे बल्कि आप उनको लायबिलिटी सेक्शन में लिखेंगे। तो हम रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को लायबिलिटी के तौर पर ट्रीट करते हैं, और अगर इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हो तो क्या उनको लायबिलिटी ट्रीट करना चाहिए, लायबिलिटी ट्रीट नहीं करना चाहिए, इस पे एक बहस है। तो फिल वक्त तो इस बहस में नहीं पड़ते, क्योंकि FAR 1 के लिहाज से जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट तो है चीजें समझने के लिए, लेकिन और चीजें वक्त के साथ साथ आपको पता लगना शुरू हो जाएंगी। तो ये चीजें आप ध्यान में रखिएगा जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो इस तरह एक एक प्रेफरेंस शेयर एक वक्त में रिडीमेबल भी हो सकता है और कम्युलेटिव भी हो सकता है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि रिडीमेबल कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, तो उसमें दोनों प्रॉपर्टीज मौजूद हैं कि वो काबिल वापसी भी है, और उस पर जो इंटरेस्ट जो इसमें सॉरी डिविडेंड मिलेगा वो असल में क्या है, वो आपको मिलता रहेगा, या अगर प्रॉफिट नहीं भी हो तो उसका राइट वेव नहीं होगा। अब अगले साल भी क्या करेंगे, अपना डिविडेंड वसूल कर सकते हैं पिछले साल का भी। तो इस तरह आपका राइट क्या होता रहेगा, कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा, लेकिन आपको डिविडेंड मिलना जरूर है। एक साल गुजरने पर आपका राइट वेव नहीं हो जाएगा कि भाई उस साल प्रॉफिट नहीं था, अब आपको डिविडेंड हम पिछले साल का नहीं देंगे, हम इस साल का दे देते हैं आपको। तो ये बुनियादी बातें आपके सामने रख दी है, इन चीजों को आप समझ लें। तो इस तरह प्रेफरेंस शेयर्स की टाइप बन जाती है। तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को हम क्या करते हैं बेटा, लायबिलिटी ट्रीट करते हैं, लेकिन इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर बहस होती है कि इसको लायबिलिटी ट्रीट किया जाए या ना किया जाए। तो ज्यादातर तो हम इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को क्या करते हैं, इक्विटी ट्रीट करते हैं, इक्विटी, लेकिन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को हम लाजमी क्या ट्रीट करते हैं, लायबिलिटी। अच्छा, एक बात इसमें मुझे और याद आ गई, शायद बासित जो है वो इस बात को बोलना चाह रहे हो, वो बात यहाँ पर क्या है मैं लिख देता हूँ। वो बात क्या है यहाँ पर, ठीक है जी, वो बात यहाँ पर ये है कि जो ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं इन पर दो किस्म के डिविडेंड हो सकते हैं। ठीक है जी, इंटरिम एज वेल एज फाइनल डिविडेंड। यानी जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स हैं उनको साल के दो डिविडेंड मिल सकते हैं, एक इंटरिम दूसरा फाइनल। लेकिन जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं उनको साल का एक ही डिविडेंड मिलता है, ओनली फाइनल डिविडेंड, ओनली एलिजिबल फॉर फाइनल डिविडेंड। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो ये सारी बातें आपके सामने रख दी है बेटा मैंने। ठीक है जी, अब बात है डिविडेंड क्या है। डिविडेंड क्या है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन टू शेयर होल्डर्स। जो बिजनेस के ऑनर हैं उनको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने का नाम क्या है, डिविडेंड है। यस और नो बोलिए। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन टू शेयर होल्डर्स। अब देखिए मैं फिर एक बात अच्छी वाली रिपीट कर दूं कि जब आप रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स जाहिर सी बात आप उसको लायबिलिटी ट्रीट करेंगे तो फिर उसका डिविडेंड जो है वो कहने को तो डिविडेंड, लेकिन अकाउंटिंग में उसको फिर हम इंटरेस्ट ट्रीट करेंगे, वो हम उसको अपनी फाइनेंस कॉस्ट में शामिल करेंगे। तो अगर कहीं भी आपको रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स पर डिविडेंड पे होता हुआ दिखाई दे, उसको आप रिटेन अर्निंग से एडजस्ट ना करें, बल्कि उसको आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंस बना रहे हैं, जिस तरह आप इंटरेस्ट को एक्सपेंस बनाते हैं। ये बात मेरी ध्यान में रखिएगा। लेकिन आमतौर पर जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट होती है
उसको हम प्रॉफिट लॉस में चार्ज नहीं करते, बल्कि हम उसको इक्विटी में जाके एडजस्ट करते हैं। यानी जो ड्राइंग है वो वहां एडजस्ट होती है जहां प्रॉफिट होता है। तो इस तरह डिविडेंड भी वहां एडजस्ट होता है जहां प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट कहाँ होता है? रिटेन अर्निंग्स। ये बुनियादी बात है। लेकिन क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को हम लायबिलिटी ट्रीट कर रहे हैं, तो फिर उसके डिविडेंड को भी हमने डिविडेंड नहीं बोलना, फिर हम उसके डिविडेंड को इंटरेस्ट बोलेंगे। ये चीज ध्यान में रखिएगा। अच्छा, अब डिविडेंड क्या है? हमारे पास दो किस्म के डिविडेंड है। एक डिविडेंड को हम जब समझते हैं ना, तो डिविडेंड को हम समझते हैं एक तरीके से टाइमिंग के लिहाज से। डिविडेंड पे करने की टाइमिंग क्या है, और डिविडेंड में हमें कंसीडरेशन क्या मिल रही है। डिविडेंड हमें किस शक्ल में मिल रहा है, किस फॉर्म में मिल रहा है। ठीक है, तो टाइमिंग के लिहाज से अगर बात करें, ठीक है जी, टाइमिंग के लिए सब बात करें तो डिविडेंड दो हैं बेटा। आप एक क्या है? इंटरिम डिविडेंड है। ठीक है, और दूसरा डिविडेंड क्या है? फाइनल डिविडेंड। ठीक है जी, अगर कंसीडरेशन के लिहाज से बात करें तो एक कैश डिविडेंड है, और दूसरा जो है वो क्या है? बोनस शेयर्स। ठीक है जी, पेड ऑन इंटरिम प्रॉफिट्स। इंटरिम प्रॉफिट्स का मतलब ये है कि आपका साल कंप्लीट अभी नहीं हुआ, आपका साल अभी कंप्लीट नहीं हुआ, और अगर आपके 6 महीने के प्रॉफिट अच्छे आ गए आपके पास, तो आप चाहते हैं कि उन 6 महीने के प्रॉफिट्स पर आप क्या कर दें? अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड पे कर दें। तो इंटरिम प्रॉफिट्स, यानी इंटरिम डिविडेंड जो है इंटरिम प्रॉफिट्स पे किया जाता है। ठीक है जी। अच्छा, पेड ऑन एनुअल प्रॉफिट। ये जो है फाइनल डिविडेंड जो है वो पे होता है एनुअल प्रॉफिट्स। ठीक है जी। नंबर 2 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिकॉर्डेड एज लायबिलिटी in the year
for which it is declared. ठीक है जी। Recorded as liability in the subsequent year after finalizing profits। ठीक है जी। देखिए इस पे आसान बात कर लेते हैं। फर्ज करें आपका अकाउंटिंग पीरियड है 2018, सही है बेटा, और स्टार्ट हो रहा है 1 जनवरी से, खत्म हो रहा है 31 दिसंबर पर। ओके, एग्जाम्पल सुनिएगा। 1 जनवरी से लेकर 30 जून कितना वक्त हुआ बताइए। 1 जनवरी से 30 जून कितना वक्त हुआ बताइए भाई, बोलिए। 6 मंथ हो गए ना। अच्छा, क्या 6 महीने पूरे होने पर ये अकाउंटिंग पीरियड मुकम्मल हो गया जून पर, या ये दिसंबर में मुकम्मल होगा? बताइए आप सब। ऑब्वियसली दिसंबर में मुकम्मल होगा। लेकिन अगर 6 महीने में आपकी कंपनी ने अच्छे प्रॉफिट्स कमा लिए हैं, तो जून एंड होने पर 6 मंथ्स के प्रॉफिट जब आप सामने आएंगे आपके, शायद वो जुलाई में आ जाए सामने, अगस्त में आ जाए, तो आपने जुलाई या अगस्त के महीने में इन 6 महीने के प्रॉफिट्स पर डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया है। तो इस डिविडेंड को हम क्या बोले, इंटरम डिविडेंड या फाइनल डिविडेंड, आप बताइए। इंटरम डिविडेंड, ऐसा ही बेटा। ओके, अच्छा जी। उसके बाद अब ये है कि हम, अगर आप लॉ पढ़ते हैं, आप जानते हैं कि इंटरम डिविडेंड देने का इख्तियार प्योरली किसके पास है? डायरेक्टर के पास। डायरेक्टर ने अगर ये डिविडेंड जो है वो डिक्लेयर कर दिया, तो ऑब्वियसली डायरेक्टर इंटरम डिविडेंड दे सकते हैं अपने इंटरम प्रॉफिट्स को देखते हुए। लेकिन जो फाइनल डिविडेंड है, फाइनल डिविडेंड देने का इख्तियार डायरेक्टर्स को नहीं है। अब हुआ क्या, 2018 के 12 महीने पूरे कब होंगे? दिसंबर में। और इन 12 महीने के प्रॉफिट्स को फाइनलाइज करने में वक्त लगेगा, शायद जनवरी लग जाए, यस और फरवरी लग जाए, ऑडिट भी होना है कंपनी का। तो 2018 के प्रॉफिट्स कंपनी के सामने कब आएंगे? दिसंबर में आ जाएंगे? नहीं, वो तो जनवरी में आएंगे। यानी कि एक पीरियड के प्रॉफिट्स आमतौर पर आपके सामने कब आते हैं? अगले पीरियड के शुरू होने के बाद। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि फाइनल डिविडेंड जिस साल का होता है उस साल में डिक्लेयर नहीं हो पाता, बल्कि उससे अगले साल में डिक्लेयर होता है, यस और। यानी 18 का डिविडेंड डिक्लेयर कब होगा? 19 में। अब टेक्निकली ऐसा क्यों है? अब ये है कि लॉ इस बारे में जो कहता है, आप जानते हैं कि फाइनल डिविडेंड डायरेक्टर्स प्रपोज करेंगे और एजीएम में शेयर होल्डर्स अप्रूव करेंगे। प्रपोज्ड बाय डायरेक्टर्स एंड अप्रूव्ड बाय शेयर होल्डर्स, ये आप सब जानते हैं। इसका मतलब एजीएम कभी भी साल के एंड पे नहीं होगी, साल खत्म होने के बाद होगी। क्या ख्याल है आप लोग? 2018 की एजीएम कब हो रही होगी? 2019 में। तो इसका मतलब क्या है? डिविडेंड उस वक्त लायबिलिटी बनता है जब उसको डिक्लेयर कर दिया जाए। तो अब मैं आपसे सवाल करता हूं, 2018
का डिविडेंड डिक्लेयर कब हो रहा है, फाइनल डिविडेंड 2019 में, तो उसकी एडजस्टमेंट 18 के एंड पे बनाई जाएगी या 19 में उसकी एडजस्टमेंट बनेगी? बोलिए, 19 में बनेगी ना। तो इसका मतलब क्या है, देखिए समझने वाली बात यह है कि डिविडेंड 2018 का है फाइनल, लेकिन डिक्लेयर 19 में हो रहा है, हो सकता है पे भी 19 में हो जाए। यस और, तो अब मैं इससे एक थोड़ा घुमा के आपसे सवाल पूछता हूं, अगर आज मैं 2018 में कोई फाइनल डिविडेंड पे कर रहा हूं, तो क्या वो 18 का फाइनल डिविडेंड होगा या उससे पिछले साल का फाइनल डिविडेंड होगा? तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं जिस अकाउंटिंग पीरियड में हूं, अगर मैं उस अकाउंटिंग पीरियड में कोई डिविडेंड पे कर रहा हूं फाइनल, तो वो ऑब्वियसली उस अकाउंटिंग पीरियड का फाइनल डिविडेंड नहीं है, बल्कि उससे पिछले अकाउंटिंग पीरियड का फाइनल डिविडेंड है। तो अगर मैं 18 में फाइनल डिविडेंड पे कर रहा हूं तो मैं कौन सा पे कर रहा हूँ? 17 का। अगर मैं 19 में फाइनल डिविडेंड पे कर रहा हूं तो कौन सा कर रहा हूँ? 18 का। अगर मैं 20 में फाइनल डिविडेंड पे कर रहा हूँ तो किसका कर रहा हूँ? 19 का। अगर मैं 21 में फाइनल डिविडेंड पे कर रहा हूँ तो किसका कर रहा हूँ? 20 का। इस टेक्निकलिटी को बड़ा मेहरबानी समझ दीजिएगा, क्योंकि इसके बीच में लॉ आ जाता है। तो फाइनल जिस साल के लिए होता है उस साल में पे नहीं होता, बल्कि उससे सब्सिक्वेंट ईयर में डिक्लेयर और पे होता है। इंटरम डिविडेंड जिस साल का होता है उस साल में ही उसको रिकॉर्ड भी कर लेते हैं, और हो सकता है कि पेमेंट भी उस साल में हो चुकी हो। यस और जवाब दें। ये सारी बातें जहन में रहेंगी ना बेटा? जवाब दीजिए। अच्छा, अब डिविडेंड में देंगे क्या? कैश देंगे, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो कमाया है कंपनी ने कैश, वो प्रॉफिट कैश की शक्ल में मौजूद है, वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन आपके घर वाले आपको पॉकेट मनी क्यों देते हैं? ताकि आप उसको खर्च कर सकें। तो यार घर वाले ये भी तो बोल सकते हैं, बेटा तुम पॉकेट मनी का क्या करोगे? चॉकलेट खाओगे, टॉफीज खाओगे। एक काम करो, हम तुम्हें पैसे नहीं देते, तुम डायरेक्ट हमसे क्या कहते हैं, चॉकलेट और टॉफी ले लो। तो यानी कंपनी की अप्रोच ये है कि वो अपना कैश आउटफ्लो बचाने के लिए वो शेयर होल्डर के साथ ये मामला करती है कि तुम वैसे भी क्या करोगे, मजीद शेयर परचेज करोगे ना, एक काम करो, हम तुम्हारे डिविडेंड के बदले तुम्हें क्या करते हैं, अपने मजीद शेयर इशू कर देते हैं, जिनको हम क्या बोलेंगे? बोनस इशू, बोनस शेयर। यस और नो? तो अब तरह इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात ये है कि डिविडेंड की एंट्री समझ लें, कैश डिविडेंड की। अब इसमें दो पॉइंट्स हैं, वो दो पॉइंट्स क्या है? एक पॉइंट कहलाएगा एट द टाइम ऑफ, अब चाहे वो इंटरम डिविडेंड हो चाहे वो फाइनल डिविडेंड हो, कैश डिविडेंड भी इंटरम हो सकता है, क्योंकि डिविडेंड पे इंटरम का ताल्लुक किससे? टाइमिंग से ना। यानी इंटरम डिविडेंड कैश फॉर्म में पे कर सकते हैं, इंटरम डिविडेंड बोनस फॉर्म में पे कर सकते हैं, ये दोनों भी हो सकते हैं। फाइनल डिविडेंड कैश फॉर्म में पे कर सकते हैं, फाइनल डिविडेंड बोनस फॉर्म में पे कर सकते हैं। तो एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, चाहे वो इंटरम हो चाहे वो फाइनल हो, डिक्लेरेशन के वक्त क्या एंट्री बनेगी? हमने कहा जनाब एंट्री बनेगी कि जब भी आप प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो वो प्रॉफिट का इफेक्ट जाएगा वहां पर जहां प्रॉफिट मौजूद है, और आपकी इक्विटी में कमी आएगी। और उस इक्विटी का नाम क्या? रिटेन अर्निंग। और इक्विटी में कमी कैसे आती है? उसको डेबिट करके। आप बोलेंगे रिटेन अर्निंग डेबिट, और आप बोलेंगे डिविडेंड पेएबल क्रेडिट। यस और? तो अगर आपने इंटरिम कैश डिविडेंड डिक्लेयर किया तो आप एंट्री बनाए रिटेन अर्निंग डेबिट डिविडेंड पेएबल क्रेडिट। ये एंट्री 2018 के प्रॉफिट में से 2018 में बन जाएगी।
लेकिन अगर आपने 2018 का फाइनल डिविडेंड कब डिक्लेयर किया, 19 में, तो फिर ये एंट्री 19 में बनेगी जो कि 2018 के डिविडेंड के लिए होगी। और रिटेन अर्निंग डेबिट डिविडेंड पेबल करेंट। उसके बाद बेटा एट द टाइम ऑफ पेमेंट, जब आप डिविडेंड पे करोगे तो पे करते वक्त क्या एंट्री बनेगी? तो बड़ी सिंपल सी बात है भाई, पे करने से क्या होगा, कंपनी की लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। वो बोलेंगे डिविडेंड पेएबल डेबिट, कैश या बैंक जो है वो क्या हो गया बेटा, क्रेडिट। सही है। अब इसमें भी एक टेक्निकल मसला है कि अगर ये दोनों एंट्रीज सेम अकाउंटिंग पीरियड में बन रही हैं, मतलब फर्ज कर लें आपने इंटरम डिविडेंड जो है वो 6 महीने के प्रॉफिट्स पर, जून तक के प्रॉफिट्स पर डिक्लेयर किया अगस्त के महीने में, और सितंबर तक आपने उसी अकाउंटिंग पीरियड में वो सारा डिविडेंड पे कर दिया है, तो आपको बजाहिर ये दो एंट्रीज नहीं दिख रही होंगी, ये आपको एक एंट्री दिख रही होगी। कैसे? तो भाई जरा सिंपल देखो ना, अगर आप देखते हो कि ये जो एंट्री है, फिर ये आपको एक एंट्री कैसे दिख रही होगी, डिविडेंड पेएबल के नाम से लायबिलिटी क्रिएट हुई, और जैसे डिविडेंड पे हो गया तो डिविडेंड पेएबल के नाम से लायबिलिटी क्या हो गई, पे ऑफ हो गई, मतलब लायबिलिटी सेटल हो गई। तो अगर ये दोनों एंट्रीज आपको एक ही अकाउंटिंग पीरियड में दिख रही हैं, तो देखने वाले को हो सकता है ये एंट्री इस तरह दिखाई दे, रिटेन अर्निंग डेबिट बैंक क्रेडिट, चूंकि लायबिलिटी क्रिएट भी हुई और खत्म भी हो गई। तो बाद लोग इस एंट्री को इस तरह बनाते हुए दिखाई देंगे, रिटेन अर्निंग डेबिट बैंक क्रेडिट। क्यों? ये एंट्री कब बनानी चाहिए? ये एंट्री जब बनानी चाहिए जब डिविडेंड जिस पीरियड में डिक्लेयर हो गया है उसी पीरियड में क्या हो चुका है, पे हो चुका है। कुछ बात समझ में आ रही है? तो अगर ये दो काम सेम अकाउंटिंग पीरियड में हो रहे हैं, तो फिर तो अल्टीमेट जो नेट इफेक्ट है एंट्री का वो ये बन जाएगा। क्या ख्याल है आपका? भाई जवाब दे दें, रिस्पॉन्स कर दें बराए मेहरबान। अच्छा जी, उसके बाद अगर आप बोनस शेयर इशू करते हैं, तो बोनस शेयर की एंट्री एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन क्या बनेगी, रिटेन अर्निंग डेबिट। और बोनस शेयर इशू करने के लिए आप कैपिटल रिजर्व को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि कैपिटल रिजर्व का इस्तेमाल जो है वो कैश डिविडेंड के लिए मना है ना, लेकिन बोनस शेयर तो क्या है, नॉन कैश आइटम है। तो इसका मतलब ये हुआ बोनस शेयर जो है वो रिटेन अर्निंग की रिजर्व को भी इस्तेमाल करके इशू हो सकते हैं, और शेयर प्रीमियम से भी इशू हो सकते हैं। तो फिर ये आप क्वेश्चन में देखिएगा जनाब के इफेक्ट कहाँ जाना चाहिए। तो आपने बनाया एंट्री शेयर प्रीमियम डेबिट, ठीक है जी। रिजर्व फॉर बोनस इशू, क्या आपने एक रिजर्व बना दिया बोनस इशू करने के लिए वक्ती तौर पर, और जिस टाइम पर आप क्या करेंगे, यहाँ लिखूंगा मैं क्योंकि ऊपर वाली बात तो कहती है एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। तो जिस टाइम आप शेयर इशू करेंगे उस वक्त क्या एंट्री पास करेंगे, उस वक्त आप एंट्री पास करेंगे कि जो आपने एक इक्विटी क्रिएट की है शेयर प्रीमियम डेबिट करके, आप उसको डेबिट करते हैं। आप बोले रिजर्व फॉर बोनस इशू डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट।
कि शेयर इशू करने से कंपनी के कैपिटल में क्या हो गया, इजाफा हो गया। फिर वही बात घूम फिर कर आती है कि अगर ये दोनों काम, डिक्लेरेशन और इशू, दोनों अगर एक अकाउंटिंग पीरियड में हो, तो फिर देखने वाले के लिए एंट्री जो है वो इस तरह है कि जो रिजर्व फॉर बोनस इशू का हेड क्रिएट हो रहा है ना, ऐसा कोई हेड उसको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि उसका डेबिट होना, उसका क्रेडिट होना, उसका फिर डेबिट होने को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, या उसका डेबिट होना उसके क्रेडिट होने को कैंसिल कर देगा। जवाब दें। तो देखने वाले के लिए फिर नेट एंट्री क्या बनेगी, रिटेन अर्निंग्स डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट। तो अगर ये दो काम सेम अकाउंटिंग पीरियड में हो रहे हैं तो फिर तो क्या है, नेट एंट्री है। नेट एंट्री क्या है, रिटेन्ड अर्निंग्स या शेयर प्रीमियम डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट। बेटा ये सब चीजें फाइनल, इसमें फाइनल अकाउंट्स में तो काम आती हैं, बल्कि स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी और कैश फ्लो के अंदर भी बहुत ज्यादा काम आने वाली है। ये एडजस्टमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छी तरह समझ लीजिए आप लोग। अब यहाँ पर कोई सवाल हो तो मुझसे आप पूछ लीजिए, कोई बात अगर आपको इसमें समझ ना आई हो तो बताइए, बोलिए, बताइए जनाब। कोई क्वेश्चन, कोई पॉइंट, कोई इशू, प्लीज बेटा रिस्पॉन्स दें। ये थ्योरेटिकल पॉइंट मैंने निपटा दिए ताकि ये एंट्रीज आपको समझ लग जाए। ओके बेटा, क्लियर है सब लोग? रिजर्व फॉर बोनस इशू का मतलब क्या, ये भी इक्विटी है बेटा। रिजर्व यानी ये भी एक तरह का क्या कहते हैं, कैपिटल रिजर्व है। यानी आपने बोनस शेयर इशू करने के लिए रिजर्व क्रिएट कर दिया है, लेकिन ये रिजर्व आमतौर पे दिखाई नहीं देता, क्योंकि ये रिजर्व खत्म होकर क्या हो जाएगा, मतलब जब तक आप शेयर इशू नहीं करेंगे, आपने कहा मैंने प्रॉफिट के बदले शेयर इशू करना है, तो प्रॉफिट का एक हिस्सा आपने रिटेनिंग से निकाल कर खत्म करके एक रिजर्व बना दिया, और फिर जब वो रिजर्व जब आप शेयर इशू करते हैं तो आप उस रिजर्व को डेबिट करके शेयर कैपिटल क्रेडिट करते हैं। तो मतलब क्या है, एक तरह की कम्युनिकेशन है कि भाई इतना प्रॉफिट हम आपको कैश फॉर्म में नहीं दे रहे, इसलिए कि इतने प्रॉफिट के बदले हम आपको शेयर इशू करने जा रहे हैं। तो वही जो कैपिटल रिजर्व की मैंने आपको रीजन बताई थी, वही इसकी रीजन है। ये भी एक तरह का कैपिटल रिजर्व है, लेकिन आमतौर पर अपेयर नहीं होता, क्योंकि इसके बदले शेयर इशू हो चुके होते हैं, तो ये रिजर्व क्रिएट होते ही क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। यस और नो बेटा? चला बेटा बताइए। सही है बेटा। तो ये सारी बातें अब आपके सामने आ गई हैं, और कोई इसमें प्रॉब्लम हो तो आप उससे पूछिएगा। तो इस तरीके से हम जो है इसको आगे लेके चलेंगे, और हम आगे दूसरी चीजों को वर्कआउट कर पाएंगे। तो आज तक इतना रखेंगे, इंशाल्लाह बाकी बातें आपसे अगली क्लास में करते हैं। ठीक है बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज।